अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। DGISPR से फौजी अदारे में सियासत पर ताबड़तोड़ सवालात। 16 दिसंबर के सानहे का जिम्मेदार कौन? सिविल नाफरमानी तहरीक बारे इमरान खान ने फैसला बदल लिया। तो नाजरीन, ये है हमारे आज के तीन टॉपिक। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप में से बहुत सारे लोग चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। जो कर चुके हैं उनका तो अब कोई मसला नहीं रहा, और जिन्होंने नहीं किया उनकी खैर नहीं है। वो आज ही कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, टली ऑन कर लें, और हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान से शुरू कर लेते हैं, अगर थोड़ी मर्ज़ी शामिल हो गए थे। इधर बरकत आ जाती है प्रोग्राम में। वैसे भी जो बाकी मामलात हैं, संजीदा मामलात हैं, उन पर मैं बाद में बात करता हूँ। ये भी खैर कोई गैर संजीदा नहीं है, लेकिन आज आपके नॉलेज में होगा कि 9 मई के हवाले से जो GHQ हमला केस में PTI की वो क़यादत जो अभी तक जेल से बाहर है, वो भी जेल पहुंची हुई थी, और वो उस केस में मतलूब है, और उधर को फ़र्ज़ जुर्म आयद होनी थी, तो उस हवाले से ये लोग उधर गए हुए थे। तो इमरान खान ने उनसे बात करते हुए एक अपने फ़ैसले में तब्दीली का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चलो तुसी आंदे हो, कई लोग कह रहे हैं कि जी ज़रा इसमें कोई एक थोड़ा सा ताहीर की जाए। जैसे महमूद खान अचकज़ई जो है, उन्होंने भी ये बात की है कि इमरान खान को चाहिए कि सिविल नाफरमानी की तहरीक को अभी मुलतवी करे, पहले हमें मुज़ाकरात करने दे। अगर मुज़ाकरात के ज़रिए हम हुकूमत को निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो और क्या चाहिए, हमें नाफरमानी करने की क्या ज़रूरत है। तो बाकी उनकी एक्सक्यूज़ मी, उनकी पार्टी में भी पहले से ये बात तो चल रही है कि जनाब खान साहब बस ही थक गए हैं, उनको थोड़ा ये ख्याल करो, आराम कर लेने दें। तो उसके हवाले से उन्होंने अडयाला जेल में बात करते हुए अपने जो सियासी जो पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत को अपने मुतालबात पूरे करने के लिए मज़ीद मौका देते हैं। हमारे मुज़ाकरात अगर तस्लीम ना किए गए तो फिर हमारे पास सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। क्या ये आखिरी कार्ड है, ये फ़ाइनल कार्ड है, या और कुछ चलेगा? तो ये है कि ये तो हर वक्त बताएगा। तो उन्होंने कहा जी कि मैं इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई की अपील मानते हुए हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त दे दिया है। इस पर जो अचकज़ई साहब हैं वो मशकूर होंगे। ज़राए ने बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म को JUIF यानी फजल रहमान ग्रुप और PTI के दरमियान दूरियों की वजूहात के मुतल्लिक़ भी आगाह किया गया। और साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि अली मीर गंडापुर को बतौर वज़ीर आला तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करना चाहिए। तो ये हैं इनके उसमें जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने भी, जो लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि माफ़ करना कि आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और वैसे ये बात है कि अभी पार्टी के काफ़ी लोग जेल में हैं, लेकिन लगता है ऐसे जैसे इमरान खान जेल में है। तो इमरान खान तो जैसी जेल काट रहे हैं, जैसे जनाब उनके जो फॉलोअर हैं वो एक एक मिनट ये सोचते हैं। कोई बेगम अपने हामद को कह रही होती है कि खान उधर जेल में कैद है, तू किस तरह इधर आराम से लेटा हुआ है। तो या कोई बेटा बाप को कह रहा होता है, यही बातें कर रहा होता है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं बेचारे, वो कहते हैं कि हमें जेल काटने का क्या फ़ायदा। तो वो अपनी जगह पर परेशान ज़रूर होते हैं। खैर ये है कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, चलें जी, यानी कि हमें आप लोगों को खुशखबरी कि कोई इसमें कोई 1-2 हफ्तों का टाइम मज़ीद मिल गया, तो उसके बाद वो चलाएँगे। बाय द वे, ये सिविल नाफरमानी की जो तहरीकें हैं, ये कितनी कामयाब होती हैं, इसमें कोई तारीख़ में कोई इतनी को बड़ी मिसाल नहीं मिलती है। एटलीस्ट पाकिस्तान में जो है, या इस खित्ते में कोई ऐसी कोई बड़ी कामयाब तहरीक पहले नहीं चली। तो लेकिन इमरान खान जो हैं वो एक अच्छे कैंपेनर हैं, और वो अपने लोगों को किसी न किसी तरह मुतहर्रक रखते हैं। तो पहले उन्होंने जो 24 नवंबर को करना था फ़ाइनल कॉल, उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि ये भी हमारे पास आखिरी ऑप्शन है। पहले जो फ़ाइनल कॉल थी वो ऑप्शन था। तो लेट्स सी, अब तहरीक जो है वो चलती है, और लोग उसमें कैसी और किस अंदाज में नाफरमानी करते हैं। तो जो मुज़ाकरात हैं, अच्छी बात तो यह है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। और मुज़ाकरात जो होने चाहिए बेसिकली, वो जो एक सियासी मामलात हैं कि हमने सियासत करने कैसे है, उसके हवाले से जो कोई रूल्स पे कुछ एग्री करने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं होगी ना, तो इसके अलावा मुज़ाकरात कामयाब हो ही नहीं सकते। कुछ एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना, एक इंतकामी सियासत से अपने आप को दूर रखना, कोई इस तरह के मामलात हैं। जिस तरह पहले एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, अभी हमें दोबारा उस चार्टर की ज़रूरत है। इमरान खान अगर चाहें तो, यानी कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि बाकी जो जमातें हैं
मैं कई लोगों से बात होती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये वो इस चीज़ पर एग्री करें तो वो दूसरे इनके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन ये है कि इमरान खान जो हैं वो इस साइड पर आते नहीं हैं। पहली बात तो वो बाकी जमातों को वो सियासी जमातें नहीं समझते, और ख़ुद पता नहीं वो अपने आप को समझते हैं कि मैं एक सिर्फ जमहूरी लीडर हूँ, और मेरा जो है ना, मैं एक तरह से मेरा जो कंपटीशन है वो आर्मी के साथ है, और आर्मी के साथ ही वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बाकियों को वो अहमियत इतनी देते नहीं हैं। लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उस पर क्या होता है। हम जो है अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो दूसरा टॉपिक है, हमारे यहाँ जो 16 दिसंबर को दो सानहे इकट्ठे हो गए हैं। एक ये है कि 1971 का सानहा था, फिर बाद में जो 16 दिसंबर 2014 को जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ था। अनफॉर्चुनेटली कल भी मुझे वो साल याद नहीं आ रहा था। बाज़ औक़ात मैं इसको पनामा पेपर्स को और ये जो अटैक था इसको सालों में मुझे कन्फ्यूजन आ जाती है। तो खैर वो 2014 की बात है। तो जब अटैक हुआ और उस टाइम कोई 147 बच्चे शहीद हो गए जो हमलावर थे। इनके बारे में जो इतलात दी गई थी वो ये था कि ये सरहद पार से उधर अफ़गानिस्तान से आए, और फिर इधर इन्होंने कोई ऐसा सच अपने ट्रेस छोड़े नहीं है। उनके पास एक गाड़ी भी थी, और जो लोग जो उस टाइम इर्द गिर्द कोई पुलिस वाले या फ़ौज वाले गश्त कर रहे थे, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक जगह पे उन्होंने गाड़ी जला दी। वो सारे उधर इन्वॉल्व हो गए, और इन्होंने छलांगे लगा के तो APS में दाखिल हो गए। उधर आगे ऑडिटोरियम था, उधर बच्चे जो हैं वो कोई फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग ले रहे थे। उन पर इन्होंने अटैक किया, और जितनों को वो शहीद कर सके उधर से निकले। फिर बच्चे कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, उन पर अटैक कर दिया। तो बहुत ही टेरिबल इंसिडेंट, बहुत ही एक ट्रेजिक इंसिडेंट था। उसने एक बड़ी रेजोनेंस जनरेट की। उसके बाद हुकूमत और जो फ़ौज है वो बहुत ज़्यादा पुरज़्म नज़र आती थी। उस टाइम फ़ौजी अदालतें भी बनी, उस टाइम आइन में भी कुछ कोई तरमीम करके कुछ सनसेट क्लासेस ऐड की गई। सनसेट क्लास ये होती है कि जो एक हमेशा के लिए नहीं होती, वो एक मुख्तसर टाइम के लिए होती है जी, कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ताकि दहशतगर्दी से निपटा जा सके। जिन लोगों के बारे में शक था उनके बारे में बताया गया जी कि इनमें से फ़लाँ लोग जो हैं वो ड्रोन अटैक में मारे गए हैं। और जो इवन जो लोग फ़ौज के जो उधर तैनात थे उनका भी पुछगिछ हुई, उनका भी मुहासबा हुआ कि जिनकी अपने पार्ट पे जिसमें कोई नेगलिजेंस थी, उसमें कई लोग जो हैं उनको नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया। लेकिन उस टाइम में जो नेशनल एक्शन प्लान भी आया, और बहुत ज़्यादा एक वलवला हमें नज़र आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उस टाइम अवाम और फ़ौज एक साथ थे, वो नज़र आया कि वो दरमियान में फ़ासले दोबारा बढ़ रहे हैं, और इस अदम एतमाद की फ़ज़ा जो है उसमें बाज़ औक़ात हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी भी ये जो बड़ी कन्फ्यूज़ किस्म की पॉलिसीज़ हैं, वो अपने लेवल पे हो सकता है कोई जस्टिफिकेशन उन्होंने तलाश की हो, लेकिन अवाम को उससे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि गुड तालिबान और बैड तालिबान वाले जो मामलात हैं। उस टाइम आपको याद होगा कि एहसानुल्लाह एहसान जो है उसको पकड़ा गया। उसने अपनी कस्टडी में एक इंटरव्यू भी दिया। उसने कहा जी कि ये जो बाकी लोग हैं इनको इंडिया सपोर्ट करता है, इस तरह के मामलात। जो शहदा फैमिलीज़ हैं उनके जो वर्सा हैं वो अदालत में गए, उन्होंने कहा जी कि इस बंदे को अब रिहा ना किया जाए। जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो उस टाइम पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे, और इनके एक 2 रुकनी बेंच जिसकी ये सदारत कर रहे थे, प्रिजाइड कर रहे थे, उसमें इन्होंने कहा कि इसकी रिहाई को अदालती फ़ैसले से मशरूत किया गया कि इसको रिहा किया जाए। लेकिन हमने देखा कि वो ख़ुद ही रिहा होकर चला गया, और बाद में उसने एक पैगाम भेजा। उसने कहा जी कि मैं तो उधर से भागने में कामयाब हो गया कि अदालत जो है, इनकी अदालत के हुक्म के बगैर कोई जिन लोगों ने पकड़ा था, कोई ICI वगैरह ने या MI ने, वो उस तरह छोड़ नहीं सकते थे। तो तासर ये दिया गया कि वो वैसे निकलने में कामयाब हो गया। और साथ उसने कोई इनको भी कोई गालियाँ दी जी कि ये जो है इन्होंने मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाई, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पकड़े रखा, मैं जो है मैं और अपनी ख़ानदान समेत वो कहीं आगे चला गया। यानी कि ये भी एक हैरानगी वाली बात है कि वो कहीं उस टाइम इस्तांबुल चला गया था। तो ओवरऑल ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज भी करती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे फ़ौज जो है ना इनके साथ मिली हुई है। यानी कि मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरी ये मिले हुए हों, लेकिन यह है कि ये जो हरकतें हैं ना, ये खुदारा इनसे निकलें। जब तक अवाम का एतमाद आपको साथ नहीं होता तो आप जो है दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ सकते। और जिन इलाकों में दहशतगर्दी हो रही है उधर ये खलीज बढ़ता जा रहा है, इस खलीज को खुदारा पुर करें। दूसरा जो हमारा वाक़या वो भी किसी तरह फ़ौज से मुतल्लिक़ है,
और वो 1971 के हवाले से सानिया है, जब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, और जो हमीदुर रहमान कमीशन है उसका भी हम बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। लेकिन हम ये एक बात को नोट नहीं करते कि असल में ये चीज़ें पहले से चल रही थी। इवन के जो उस टाइम की सियासी क़यादत है उसका भी कोई किरदार इतना अच्छा नहीं था। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो उस टाइम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा थे। आप समझें कि जैसे उस टाइम इसहाक डार लगे हुए थे, कि जिस तरह इसहाक डार जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ वज़ीर ख़ारजा भी हैं। उस टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जनरल यही आके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और साथ ये भी लगे हुए थे वज़ीर ख़ारजा भी। दूसरा, इनकी अपनी को 80 सीटें थी इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मगरबी पाकिस्तान में, और जो यहिया वो है मुजीब है उसकी कोई 160 के करीब सीटें थी उधर, यानी कि 3 के अलावा वो पूरा ईस्ट पाकिस्तान जो है वो स्वीप कर चुका था। तो इधर से जो इन्होंने 1970 का इलेक्शन करवाया वो भी जनरल यहिया ने कराया, जिसका हम आमतौर पे ज़िक्र करते होते हैं जी कि वो बड़ा एक आज़ादाना इलेक्शन था। लेकिन उस आज़ादाना इलेक्शन के नतीजे में पहला इलेक्शन था और पाकिस्तान टूट गया। जो आइन के हवाले से बातें हो रही थी, लेकिन ये तय नहीं हुआ था कि आइन कैसे बनना है। 2/3 अक्सरियत चाहिए, सिंपल अक्सरियत चाहिए। अदम एतमाद की फ़ज़ा थी। जो शेख मुजीबर रहमान है वो भी कोई इतना कोई बंदे का पुत्र नहीं था जितना हम लोगों ने उनको जो है वो सर पे उठाया होता है। जो अगरतला साजिश हुई थी जिसमें वो इंडिया के साथ मिला हुआ था, जिस पर ट्रायल भी चला, उस टाइम तो लगा कि वो झूठ है सब कुछ, लेकिन बाद में उनके अपने लोग जो हैं वो बाद में बड़ा प्राउडली ये क्लेम करते रहे कि हमने इंडिया के साथ मिलकर सब कुछ किया। और जो जो एक मैंडेट की भी बात होती है जी कि मैंडेट किसने छीना या नहीं छीना, उस टाइम मैंने 1970-71 के अखबारात पढ़ने का मुझे इत्तेफाक हुआ, और उसमें जनरल यहिया ने कहा था कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको मैंडेट मिलेगा। लेकिन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो कह रहे थे कि जो उधर इजलास जो है वो उधर ढाका में होना था, और उन्होंने कहा कि जो उधर जाएगा हम उसकी टांगें तोड़ देंगे। अगेन इसमें ना कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पूरा कसूर है, ना ही कोई यहिया खान का पूरा कसूर है, ना ही सारा शेख मुजीबुर रहमान का है। सब ने, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इन सब का कसूर है। अगर ये वाकई बड़े लीडर थे तो ये पाकिस्तान को बचाते तो फिर बात थी। जहाँ तक मुजीब की बात है, शेख मुजीबुर रहमान की, वो तहिया कर चुका था कि उसने अलहदा होना है। बाकी जो है सारी बातें वो बस बातों की हद तक थीं। आइन के हवाले से बात होती थी, शेख मुजीब को बार बार कह रहे थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कह रहे थे, यहिया भी कह रहे थे कि आप इधर रावलपिंडी आएँ। शेख मुजीब इधर आने को तैयार नहीं था। वो कह रहे थे कि जो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहता था कि जो उधर जाएगा हम उसकी टांगें तोड़ देंगे। उसकी वजह ये थी कि अदम एतमाद था कि अगर उधर, क्योंकि ये तय था कि हमने पहले आइन बनाना है, तो आइन का आपने तरीका ही नहीं तय किया, तो उस लिहाज से तो मेजॉरिटी पार्टी जो है वो शेख मुजीब की थी। तो शेख मुजीब जो जिस तरह का जी चाहे आइन बना ले, बाकी जो मगरबी पाकिस्तान के लोग हैं उनको अगर एतमाद में नहीं लेता, और सिर्फ उसके बगैर तो हो नहीं सकता था। और सिर्फ ये है कि इधर ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तो सिर्फ कोई इतनी ये तो नहीं था कि 80 सीटें थीं, बाकी जो अपोजिशन कंबाइंड थी उनके अलावा उनकी भी 80 थी। इनके दोनों जगहों पर कोई एक जितनी सीटें थीं, और आप समझें कि जैसे इधर 50% भुट्टो की थी, उधर 100% तकरीबन जो है वो शेख मुजीब के तरफ चले गए थे। लेकिन एनीवे दैट वाज वेरी सैड। मैं उस टाइम के अखबार पढ़ता रहा और मैं टटोलता रहा, मैं देखता रहा कि उस टाइम के कौन से ऐसे सियासतदान थे कि जो बड़े चीख रहे थे कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोई मुझे अखबारों में बयानात नहीं मिले। अखबारों में बयानात पे कोई इतनी सेंसरशिप नहीं थी कि कोई बयान देने पर हम जो है बदकिस्मती से बाद में कोई स्केप गोट तलाश कर रहे होते हैं। हालांकि ओवरऑल कोई इतना अच्छा रोल नहीं था। शायद मैंने कोई मौलाना मौदूदी के को बयान पढ़े कोई इस हवाले से, कोई बेहतरी के हवाले से, अदरवाइज़ जो है ज़्यादा लोग खामोश ही नज़र आ रहे थे। तो फिर यह है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है, वो थी ही प्योरली मिलिट्री ऑपरेशन पे। उस पर यह नहीं था कि पॉलिटिकल क्लास का क्या रोल था, ओवरऑल मिलिट्री पर थी। और मिलिट्री ऑपरेशन कब शुरू हुआ? जब इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए। और अगर आप उस टाइम के अखबार पढ़ें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो भी जो फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हुआ था उस पर बड़े एक्साइटेड थे कि बहुत अच्छा काम हो गया है। अब जो है इनके जब कोई एक प्रोजेक्ट नाकाम हो जाता है उसमें वो यतीम हो जाता है, तो उसमें वो सारा जो एक कसूर है। यहिया खान जो है वो भी कोई इतना कोई बड़ा कोई एक सोबर पर्सनैलिटी नहीं थी। हर टाइम टुन होके तो जो है मुमलकत खुदादाद को चला रहा होता था, और जो औरतों के उसके मसाइल थे वो भी कोई, ये हमारी बदकिस्मती है कि एक बुरा तरीन वक्त था और उस टाइम हमारी जो क़यादत है वो भी अहल नहीं थी। तो खैर ये है कि मैं तो ये बात करता हूँ कि
एक मुल्क, आपको पता है कि जो बांग्लादेश है हमसे कितना दूर है? हमें नेपाल करीब पड़ता है, बांग्लादेश दूर पड़ता है। नेपाल जो है ना वो पाकिस्तान से मेरे ख्याल कोई 1400-1500 किलोमीटर के फासले पर आता है। जो बांग्लादेश है वो माइल के फासले पर, जो बांग्लादेश है वो कोई 2500 के किलोमीटर के फासले पे आता है। तो इतनी दूर एक मुल्क, यानी कि, और ये भी कोई ऐसा नहीं है कि कुछ सीधा आप चले जाएंगे, जो मैंने आपको एक डिस्टेंस का बताया। तो इतनी दूर जो हम तो इधर अपनी जो मौजूदा इकाइयाँ हम उनको नहीं संभाल पा रहे, उन लोगों के मसाइल हल नहीं कर पा रहे। इधर जो है बलूचिस्तान में लोग जो हैं वो पीट नहीं रहे होते, या जो उधर है केपी में या सिंध में वो अपनी जगह पे लगे होते हैं, सराइकी अपनी जगह पे लगे होते हैं। हम ये नहीं संभाल पा रहे। हम जो है बातें करते हैं जी कि हमने जो है ना वो मशरकी पाकिस्तान के लोगों के साथ उनको महरूमियों में रखा। अभी भी इधर जो लोग वो यही बातें करते हैं। तो जितनी हमारी अहलियत है उसमें ये जो काम इतनी दूर एक मुल्क आबाद हो और वो आपका एक हिस्सा हो, उसके साथ इंसाफ करना या उसको कायम रखना ये मुश्किल ही था। यानी कि मुझे नहीं लगता, यानी कि ये ट्रेजिडी ना होता किसी और मौके पे, ये चीज़ें अलहदा होनी थी। मैं तो कहता हूँ कि चलें उसको हर टाइम जो है ना मातम करने की बजाय, यार जरा पीछे रह गया इसका ही कुछ कर लें, इसको ही बचा लें, यही आगे बढ़ जाए तो बड़ी बात है। यानी कि हम भूल जाएं, यानी कि वो दोबारा से वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। बस लोग एक दूसरे पे गुस्सा निकालने के लिए कोई कोई किसी को इल्ज़ाम दे रहा होता है, कोई किसी को दे रहा होता है। सब ने अपना रोल प्ले किया है, कम या ज़्यादा, जिसका जितना जितना कैपेसिटी थी उसने कोई इतना कोई बड़ा बहुत अच्छा किरदार अदा नहीं किया। तो नाजरीन, अब यह है कि इसी से रिलेटेड जो है जो अगली बात है, और वो है DGISPR के हवाले से। जो DGISPR हैं वो इस टाइम वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट करते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में से वो स्टूडेंट से ख़िताब करते हैं, जो कि अच्छी बात है। एक डायलॉग होना चाहिए, स्टूडेंट्स को इंगेज करना चाहिए। जो फ़ौज के हवाले से उनके ख़यालात हैं, इतराज़ात हैं, उन पर उनको जवाब देना चाहिए। अभी जो है वो गए थे एक फ़ौजी यूनिवर्सिटी है। फ़ौजी यूनिवर्सिटी इस तरह से है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस के, जो कि बुनियादी तौर पे उधर ज़ुबान सिखाने के लिए बनी, और इसका जो एक इब्तदाई एक अवलीन मकसद था उस टाइम ये था कि इनके फ़ौजी मुख्तलिफ़ जगहों पर कोर्सेज़ के लिए जाते हैं, तो उनकी पहले से कोई ज़ुबान की ट्रेनिंग हो। तो ये इंस्टीट्यूट था निमल, उसके बाद ये नमल हो गया, यूनिवर्सिटी बन गई। और अभी और भी डिपार्टमेंट्स हैं, और इधर जो स्टूडेंट्स हैं बाकी सूबों से भी, यानी कि बलूचिस्तान से भी, सिंध से भी, केपी से भी, पंजाब से भी, सब जो हैं वो इधर इकट्ठे हुए होते हैं। और जो DGISPR है उन्होंने उनसे ख़िताब किया, और उसमें जो उनको कोई स्टूडेंट्स ने सवाल किए, कोई बड़े ज़रा चुभने वाले सवाल भी थे। और बल्कि ये हुआ कि आगाज़ में एक स्टूडेंट था बलूचिस्तान से, और उसने कहा कि सर हम सवाल तो करेंगे, लेकिन क्या आप कोई हमें ये गारंटी दे सकते हैं कि सवाल करने के बाद उठाया नहीं जाएगा? ये तो बड़ी एक क्या कहते हैं कि सीधी मारी हो ना। तो उसमें फिर कोई आगे DGISPR ने कहा जी कि हमने पहले कौन से उठाए हैं, लेकिन यह है कि उनका इशारा था कि भाई पहले भी जो बलोच स्टूडेंट्स हैं उनको उठाया गया है, उसके हवाले से था, या और जो बलोच लोग हैं उनके हवाले से उठाया गया है। मिसिंग पर्सनस के हवाले से ओवरऑल बात हुई। तो अब यह है कि सब की अपनी अपनी फ़िगर है। जो PTM के लोग हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की, उनकी अपनी फ़िगर है, या बलूचिस्तान वाले जो हैं उनकी अपनी है। इधर जो हैं बाकी जो इस्लामिस्ट हैं उनकी अपनी है। लेकिन इनका ये ख्याल था जी कि ये जो बलूचिस्तान के हवाले से 2200 लोग हैं कि जो मिसिंग हैं, बाकी जो हैं उनके बारे में कोई ऐसी अथेंटिक एविडेंस नहीं है कि वो मिसिंग हैं। अब वो किधर गए हैं, यानी कि ये उनका, मैं एक सरकारी मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मारंग है बलोच, उस पर बात हुई। जो मंजूर पश्तीन है उसके हवाले से बात हुई। यही जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उनसे सवाल किए, और उन्होंने एक तो सवाल जो है वो स्मगलिंग के हवाले से भी हुआ कि जो ईरान के बॉर्डर पर स्मगलिंग है वो बंद हो गई, और उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने कहा जी कि मैं तो इधर जो पढ़ रहा हूँ, यानी कि हमारा तो एक सोर्स ऑफ लिविंग जो है वो स्मगलिंग थी। मतलब वो उसको स्मगलिंग नहीं कहते, ये है कि उधर से तेल लाते हैं, या जो लोगों का एक जो सोर्स ऑफ लिविंग है वो यही है कि ईरान से कुछ चीज़ें ला के इधर भेजते हैं। तो उसने कहा जी वो बंद की हुई हैं, तो मैं तो मेरे लिए पढ़ना भी मुश्किल हो गया, मेरे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये भी एक ना अजीब अलमी है। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं इस पर ज़रा बात कर लूँ। ये अजीब अलमी है कि जब ये उस बॉर्डर पर स्मगलिंग होती थी तो पहले ये होता था जी कि AFC वाले करते हैं। अच्छा, फिर वो एक ना जनरल थे सरफराज, वो शहीद हो गए एक जो एयर कॉप्टर क्रैश में, जो कोर कमांडर बलूचिस्तान थे।
तो मंगला के, तो उन्होंने बाद में ये इख्तियार जो है कि आगे कोई परमिट देने का इख्तियार कि कौन से लोग तेल ला सकते हैं, वो उन्होंने एफसी से लेकर डीसी को दे दिया। अच्छा, बाद में एक स्टेज ये आई, उन्होंने कहा जी कि ये स्मगलिंग जो है ना, ये इससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये जो अनवार काकड़ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो इन्होंने वो स्मगलिंग पर कोई उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ। अब जब क्रैकडाउन हुआ तो उस पर भी लोगों ने इतराज़ किया। मैंने ख़ुद बड़े सीनियर लोगों से सुना हुआ है, बशमूल जो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच हैं, कि वो कहते हैं जी कि इससे इतने लोगों का ज़रिया रोज़गार है स्मगलिंग से, तो अगर आप वो बंद करेंगे तो उससे जो लोग हैं वो फाकों पर आ जाएंगे, जैसे ये स्टूडेंट ने भी बात की है। अच्छा, बाद में इस इशू पर भी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि आप तो अपना मौक़िफ़ बयान करने आ गए हैं, 1971 पे लोगों ने सवाल किए, कोई जनरल ज़िया पर सवाल किए, डिफेंस बजट पर सवाल किए, कोई जनरल मुशर्रफ पर सवाल हुए, तो फिर उन्होंने कहा जी कि आप तो अपना मौक़िफ़ देने आ गए हैं, आपको दूसरों का भी मौक़िफ़ सुनना चाहिए। और वो ये है कि आप जिस सीट पर बैठे हुए हैं, आपको चाहिए कि इस सीट पर मंजूर पश्तीन भी आके बैठे, इस सीट पर डॉक्टर मारंग जो है वो भी आके बैठे, और आप ज़रा नीचे आके सामीन में बैठें, और फिर उनके जो सवालात हैं यानी कि उनके भी जवाब जो हैं आप दें। तो आगे फिर इस पे जो DGISPR है, उन्होंने कहा कि इस सीट पर बैठने के लिए पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, जो कि एक मुतनाज़ा बयान था कि पाकिस्तानी होना, यानी कि आपको किसी से इख्तलाफ हो सकता है, ज़बरदस्ती लोगों को पाकिस्तान से ना निकाला करें, पाकिस्तानी रहने दें। मुझे ख़ुद जो है, यानी कि मैंने पता है मारंग बलोच के हवाले से मैंने बातें की हुई हैं कि वो जब पंजाबियों पर कोई अटैक होता है तो वो खामोश क्यों होती है। ये मेरे सवाल आज भी मौजूद हैं, उसको बोलना चाहिए। अदरवाइज़ जो है पंजाब में से लोगों ने उसको बड़ी मोहब्बत दी है, बड़ा प्यार दिया है। आज भी हम ट्वीट करें तो पंजाबी जो है वही हम पर चढ़ दौड़ते हैं, वो तुसी कौन होते हो है गल कहने वाले। इसी तरह मंजूर पश्तीन जो है, यानी कि मैं समझता हूँ कि बड़ा एक इंटेग्रिटी वाला लीडर है, लेकिन यह है कि उनके जो फॉलोअर हैं या बाज़ का जो बहुत ज़्यादा नफ़रत है, उससे हमारे अदारे जो हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, उनको भी कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन ये जो DGISPR ने बात की है ना, ये भी इंतहाई गलत बयान है। ये जी कि यानी कि आपको अकेले कोई जो बंदा यूनिफॉर्म पहन लेता है, क्या उसके पास कोई पैट्रियटिज़म का कोई सर्टिफिकेट होता है, या क्या वही पाकिस्तानी होता है, इसके अलावा कोई पाकिस्तानी नहीं होता। इस तरह की जो तकसीम वाली बातें वो नहीं करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक डायलॉग की बात है, ये जारी रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक एक दफ़ा जाएंगे तो लोग ठीक हो जाएंगे। बाज़ का अभी आपने इतना एक मजमे को ख़िताब किया, आइंदा कोई इस तरह ग्रुप डिस्कशन अरेंज किया करें, कोई 4-4 5-5 लड़के। होता ये है कि ये जो मजमे को ख़िताब होता है ना, उसमें वो एक डिबेट वाला मामला शुरू हो जाता है कि फ़िक्रेबाजी भी शुरू हो जाती है कि इतने लोगों को मैंने किस तरह केटर करना है, या उनकी बात का जवाब, बाज़ का फैक्ट्स कोई भी होते हैं, लोग अनपॉपुलर होते हैं। लेकिन जब आप कोई ग्रुप डिस्कशन करते हैं, कोई एक छोटा ग्रुप होता है, आप उनको ज़्यादा एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उनमें से ही, इन्हीं स्टूडेंट्स में से जो लड़के इन्फ्लुएंसर्स हैं, कि जिनका एक अपनी एक आवाज़ है, जो कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, उनके साथ मिलकर भी आपको कोई और इंगेजमेंट करनी चाहिए। लोगों, ये जो नफ़रतें हैं, ये कम करने का यही तरीका है कि एक दूसरे को समझें। अगर एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो सब जो हैं वो आप उनको दुश्मन समझेंगे, वो आपको दुश्मन समझेंगे। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।